सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतर और मुस्बत आगाज हुआ। तेजी का रुझान सारा दिन देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर भी 697 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ मार्केट आज क्लोज हुई और 100 इंडेक्स 64,617 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। गुज़िश्ता 3 रोज से हम मार्केट में इंडेक्स में कमी होते हुए देख रहे थे, लेकिन आज जो पॉजिटिव चेंज आया, इसकी क्या वजूहात हैं और आगे सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा, मजीद जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद। कफील, बताइएगा, आज 617 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, बेहतर अंदाज से मार्केट में कारोबार हुआ, क्या सूरत हाल रही सारा दिन? सेक्टर में जो है वो मुस्बत खबरें थी और कुछ तकरीबन 6 से 7 इदारों के जो है वो इसकी फरोख की बात भी की जा रही है और ये तजीद जो सामने आई है उसके बाद इस सेक्टर में खासी तेजी देखी गई है। और अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो कारोबार के एंड पे जो है तकरीबन 670 पॉइंट का इजाफा, 697 पॉइंट का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 64,617 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुई है। मजमूई तौर पर 1.9% का जो है वो कारोबार हुआ है और 58 करोड़ हिस्से का जो है वो आज भी कारोबार रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 203 कंपनी के हिस्से में जो है वो इजाफा हुआ है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो गुज़िश्ता 3 रोज का था उसके बाद आज मार्केट में जो है वो तेजी देखी गई है और सरमायाकारों के जो मुताबिक उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मार्केट सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही कहना है कि मार्केट जैसा 15 जनवरी तक जो है कंपनीज के रिजल्ट नताइज सामने आएंगे वो भी अच्छा आने की तवक्को और इस पर जो है वो बैंकिंग, ऑटो और ऑयल सेक्टर में जो वो तेजी का रुझान देखा जा सकता है। ठीक है, कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर तेजी का रुझान है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें स्टॉक एक्सचेंज से। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खित्ते की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट करार दे दिया गया है। S&P रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद में कमी मुतवक्के है और मार्केट में खरीदो फरोख्त में मजीद इजाफा हो सकता है। क्या डिटेल्स हैं, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है और मार्केट स्टेबल हो रही है, पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत ग्रो कर रही है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान पर उम्मीद है 70 करोड़ डॉलर की उस किस्त से जो कि IMF के थ्रू पाकिस्तान को मिलनी है। और इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास भी आज हो रहा है और पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद है कि आज ही इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। जबकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी बेयकीनी गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में मुतासर कर सकती है। जबकि S&P ग्लोबल ने कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद गवर्नेंस में मजीद बेहतरी की तवक्को है। अब इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त करने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐलानात और ये तमाम स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। जीत साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, सबसे पहले तो ये आज जो बड़ा अहम इजलास होगा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जिसमें 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को देने का उम्मीद है कि आज उसकी क्लियरेंस हो जाएगी और ये अप्रूवल मिल जाएगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस वक्त ये जो इंस्टॉलमेंट है ये और फिर जो 1-1.5 माह बाद दूसरे 1.2 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को मिलने हैं, कितना इस वक्त मजबूत कर सकेंगे पाकिस्तान की मईशत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका सिर्फ इम्पैक्ट पैसों तक नहीं होता बल्कि एक सिग्नल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ जाता है कि जो फिस्कल मेजर्स, जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स IMF ने रेकमेंड किए थे वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो जो करंट इकनॉमिक टीम जब आई थी उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब बार बार हमारा इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज हो रहा था और जिस पर IMF भी बार बार एतराज़ कर रहा था, बाकी इदारे भी कर रहे थे, तो उसको स्टेबलाइज किया जाए और इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा बार बार तब्दीलियाँ नहीं लाई जाएंगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस वक्त की जो ये ट्रांच ये भी हमें मिल जाएगी और जो अप्रैल तक हमारे तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर के करीब मजीद जो हमारे पैसे आने वो पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सारा दारोमदार, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, हमारे इलेक्शन के ऊपर है कि अगर हमारी जो नई इकनॉमिक टीम, नई फाइनेंस टीम आती है वो इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करती है, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर करती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल के एंड तक या अगले साल के मिड तक जो है इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी भी होना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी काबू में हो जाएगा और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी दोबारा अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ डिपेंड करेगी स्टेबलाइजेशन और इकनॉमिक कंटिन्यूटी के ऊपर, मौजूदा टीम की तरफ से भी और जो नई इकनॉमिक टीम आएगी उसकी तरफ से भी। और नवाज साहब, जो वर्ल्ड बैंक के इस वक्त खदशात हैं कि अगर ये इंतखाबी बेयकीनी जो कि बज़ाहिर दुनिया को इस वक्त महसूस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये ऐलान हो चुका कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने और सब उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, इस बेयकीनी की वजह से गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का एतमाद पाकिस्तान पर से थोड़ा कम हो सकता है। तो अब ये वर्ल्ड बैंक के इन खदशात को कैसे दूर किया जा सकता है और ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इकॉनमी में?
देखें, जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टर आता है वो 3 से 5 साल का आउटलुक लेता है। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट आती है उसमें तो ये होता है कि आज पैसे लगाए कल आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर जो भी इन्वेस्टर आएगा कम से कम 3 से 5 साल का आउटलुक उसके पास होना चाहिए। और ये 3 से 5 साल की क्लैरिटी उसी वक्त आएगी जब स्टेट जो इलेक्शंस हैं वो स्मूथली हो जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर नई गवर्नमेंट को हो जाएगा, तो इन्वेस्टर फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है एक पॉजिटिवली देखेंगे। देखिए, अगर IMF और आलमी इदारों की तरफ से एक पॉजिटिव आउटलुक आता है, IMF पैसे भी रिलीज़ कर देता है और साथ ही साथ इलेक्शन भी हो जाते हैं, स्मूथली हो जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाता है, और जो नई गवर्नमेंट आती है वो इस बात का इंदिया भी देती है कि कोई मेजर चेंजेस इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं लाएंगे, तो इस चीज़ को इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत पॉजिटिवली लेगी। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये सारे मामला खुश असलूबी से तय पा जाते हैं तो अगले साल की, बल्कि इस साल की 2024 के मिडल से जो है इन्वेस्टमेंट का सिलसिला भी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सकता है। और नवाज साहब, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेप्स अभी पिछले 3 से 6 माह में हमने देखे, जो कि कुछ इसमें निगरान हुकूमत के दौर में आए, इनकी कंटिन्यूएशन आने वाली हुकूमत के लिए कितनी ज़रूरी होगी? क्योंकि हम PNS ग्लोबल के भी जो बयान सुन रहे हैं, उनकी भी जो रिपोर्ट देख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, तो उस बेहतर गवर्नेंस के कितने बेहतर असरात इकॉनमी पर मुरतब हो सकते हैं? देखें, असल चीज़ ये है कि 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है नई गवर्नमेंट आने के बाद उसको फ़ौरन डिस्टर्ब ना कर दे। हमारे यहाँ हिस्टोरिकली आप जानते हैं कि ऐसा होता रहा है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट या नई फाइनेंस टीम आती है तो नई पुरानी चीज़ों को या तो रिव्यू करना शुरू कर देते हैं या उसको नलीफाई करके नए सिरे से करते हैं। या बसा वक्त ऐसा भी देखा गया है कि इस बात के ऐलानात किए गए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है सही डेटा पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होते हैं जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकली रहा है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगली जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टीम आएगी वो मेजर डिस्ट्रप्शन की तरफ इशारा नहीं करेगी। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई नई टीम आती है तो वो 3 से 5 साल का फौरी तौर पर इकोनॉमिक प्लान बनाए। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है किसी भी कंट्री की होती है वो एटलीस्ट उसके लिए आपको 5 साल का इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। हमारा मलमिया ये रहा है कि पिछले काफ़ी अरसे से हम 2-2, 3-3 साल या 1-1 साल के इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क पे चलते रहे हैं। तो जो 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि नई आने वाली हुकूमत ने करनी होगी, एक तो ये करना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पॉजिटिव सिग्नल और गुडविल बिल्डिंग करनी होगी कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, उसने IMF के साथ जो नया एग्रीमेंट साइन होना है, जो कि मेरे ख्याल में करना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो अप्रैल या मई में होगा, क्योंकि अप्रैल में यह करंट एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज होगा तो मई में नया एग्रीमेंट आएगा। तो IMF के साथ नए एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से फाइनलाइज कर लिया जाए, जिससे हमें 3 साल की मज़ीद लाइफलाइन मिल जाएगी। और साथ ही साथ 5 साल का ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया जाए जिसके ज़रिए से आइंदा 3 सालों बाद अगर हम जब IMF का ये एग्रीमेंट कंक्लूड करें तो हमें दोबारा IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें हम कर लेते हैं, जिसमें आपकी गुडविल बिल्डिंग है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑनबोर्ड करना है और 5 साल का इकोनॉमिक प्लान है, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से 1 से 1.5 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है, तो हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 3 से 5 गुना बढ़ सकती है, 3 से 5 बिलियन डॉलर पे आसानी से जा सकती है। सिर्फ हमने अपनी प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को ठीक करना है। और ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में नुमान साहब ये कितना वक्त दरकार हो सकता है? इसके कुछ इनिशिएटिव्स भी अभी से लेने पड़ेंगे? अभी ये जो 400 बिलियन के इस्लामी बॉन्ड्स सेल करने का ऐलान गवर्नमेंट ने किया है, इस तरह के कुछ और स्टेप्स आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं जो कि फौरी तौर पर अगर उस पर अमल ना भी हो तो कम से कम ऐलान कर दिया जाए ताकि आने वाली गवर्नमेंट को एक ट्रैक मिल जाए चलने के लिए? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि इस वक्त हुकूमत में अगली हुकूमत बनाना चाह रही हैं, उनको अभी से अपनी फाइनेंस टीम को मोबिलाइज करना होगा। देखिए, हमारे यहाँ अगेन ये होता रहा है कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी कोई नई हुकूमत या नई फाइनेंस टीम आती है तो होमवर्क किए बगैर आती है। अनफॉर्चुनेटली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एस्पायर कर रही हैं, ख्वाहिश रखती हैं कि अगली हुकूमत बनाए, उन्होंने आज की तारीख में अपनी फाइनेंस टीम को, इकॉनमी की टीम को मोबिलाइज करना होगा। उन्होंने इलेक्शन से पहले 5 साल का इकॉनमी का रोड मैप देना होगा और साथ ही साथ बताना होगा कि किस तरीके से अगले 5 साल में पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे और IMF से पाकिस्तान की जान छुड़ा देंगे। क्योंकि आज से इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर काम करना शुरू नहीं किया। और देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी, स्टेट बैंक है, SECP है, जो भी इदारे हैं जो इकॉनमी और फाइनेंस से मुतल्लिक हैं, अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का गैप होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इदारों में जब कोऑर्डिनेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी और सब मिलजुल के काम करेंगे, तभी पाकिस्तान जो है ये इकोनॉमिक इशूज़ से लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाहर आ सकेगा। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी 2.1% ग्रोथ की जो वर्ल्ड बैंक ने बताई है। अब देखिए, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 2.5-3% के हिसाब से ग्रो करती है। तो यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 2-2.5% के आसपास है, इसका मतलब है कि कंट्री एज अ होल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा।
تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان بٹوین 5 to 7% گرو کرے اگلے 10 سالوں تک، تاکہ ہمارے ملک میں سے غربت کا لیول بھی کم ہو، پاکستان ایک ترقی پذیر ملکوں کی صف میں شامل ہو سکے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں کہ سب سے اچھا جو اکنامک پالیسی فریم ورک بنایا سعودی عربیہ نے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے بھی امپلیمنٹیشن کا سوال کیا، انہوں نے ویژن 2030 کا ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے کہ جس کا صرف ایک کام ہے کہ ویژن 2030 میں جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا. بہت بہت شکریہ نعمان عبدالمجید صاحب، ہمارے معاشرت تھے اور آنے والی گورنمنٹ کے لیے کیا کیا سٹیپ ضروری ہیں اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ہم بات کریں گے، اور سب سے مہنگی مرغی اس وقت کس شہر میں مل رہی ہے. ملک میں مرغی کی قیمتوں کو اس وقت پر لگ چکے ہیں، اور زندہ مرغی کی فی کلو قیمت بھی 500 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے. اب ایک رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں ملک میں زندہ مرغی کی کم سے کم فی کلو قیمت 373 روپے تک پہنچ گئی. یعنی ایک غریب آدمی کے لیے اب مرغی کا گوشت بھی خواب بن گیا ہے. ملک میں مرغی کی اوسط فی کلو قیمت اس وقت 409 روپے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ مختلف شہروں کی اگر ہم بات کریں تو کہیں کہیں یہ 500 روپے بھی فروخت ہو رہی ہے. خضدار شہر میں خاص طور پر اس کی قیمت 500 روپے تک پہنچ چکی ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ اتنی مہنگی اس وقت ہو رہی ہے؟ اور ہر تھوڑے دن میں ہم ایک ایسا ایک بحرانی صورتحال دیکھتے ہیں جب کہیں ایک مرغی کی شارٹیج بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی قیمت کو بھی آرٹیفیشلی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس وقت ایکچوئل سچویشن کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. چودھری محمد اشرف صاحب چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. یہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں مرغی کی فی کلو قیمت کو یہ پر کیوں لگے ہوئے ہیں، اتنی مہنگی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ آرٹیفیشل ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، یہ ریٹ کے معاملات جو بھی ہیں یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ہیں، اور ہم لوگ ریٹ نہیں بڑھاتے. ہم لوگ ریٹ رپورٹ کرتے ہیں، جیسے کراچی میں کمشنر کراچی صاحب کو کرتے ہیں، لاہور میں ڈائریکٹر انڈسٹریز کو کرتے ہیں. وہ آگے اناؤنس کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، کمشنر کراچی کرتے ہیں یا لاہور میں ڈائریکٹر انڈسٹری کرتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ سپلائی کا کام. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مرغی کا ریٹ بڑھتا ہے تو شاید یہ ریٹ کم بھی اسی کا ہی ہوتا ہے. اگر آج یہ 407 روپے آپ بتا رہے ہیں تو یہ 200 میں بھی بکتی ہے. باقی کوئی چیزیں جیسے خاص کر پروٹین میں مٹن ہے، بیف ہے، اس کا ریٹ کبھی آج تک کم ہوا ہی نہیں. بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جو چیز کا کم ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے بڑھتا بھی ہے. اور یہ تو چوہدری صاحب جس تناسب سے بڑھتا ہے اسی تناسب سے کم ہوتا ہے. جیسے بھی آپ نے مثال دی کہ 200 بھی ہوتا ہے. مرغی کا گوشت 200 روپے کلو کب تھا؟ اگر کوئی تاریخ اور کوئی سن آپ کے ذہن میں ہو. گوشت تو نہیں ہوتا، لیکن مرغی 200 روپے کلو تو شاید ابھی کچھ دن پہلے تھی، 4 مہینے پہلے بھی 200 روپے لائیو تھی. ابھی لائیو برڈ کی بات ہو رہی ہے. اب جو آپ نے 407 روپے کر رہے ہیں تو یہ لائیو برڈ کی بات ہے. اچھا، جہاں آپ کہہ رہے ہیں 500 روپے تو وہاں 500 یا تو وہاں کے لوگ زیادتی کریں یا یہاں وہ ہے کہ بلوچستان میں قریب فارمنگ نہیں ہے. ان کو یا تو پنجاب کے یہ جو جنوبی پنجاب کے ضلع وہاں سے جاتی ہے یا ہاف چوکی سے جاتی ہے، تو ان کو تھوڑی کاسٹ زیادہ پڑتی ہے. تو اتنا ریٹ وہاں ہونا نہیں چاہیے. یہ گورنمنٹ وہاں دیکھ سکتی ہے. ہماری طرف سے اتنا ریٹ نہیں ہوتا. ریٹ ایک مناسب ہے کہ جو فارم سے ریٹ اٹھتا ہے اس میں کوئی 40 روپے کا ریٹیلر تک جا کے فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑتا. تو جی یہ پیچھے سے جو آپ کو اس کا مطلب مہنگی آ رہی ہے تو وہاں پر یہ قیمت بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یہ 200 والی 400، 400 والی 200، یہ کیوں کم زیادہ ہو رہا ہے؟ بڑھنے کی میں کل آپ کے ایک پروگرام میں مارننگ شو میں ایک بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ دوست آج سے اکتوبر 2022 میں جب سویابین پہ پابندی لگی تھی، جو ہماری مین انگریڈینٹ ہے فیڈ کا بنانے کا، تو فیڈ کی کاسٹ بہت بڑھ گئی. کاسٹ بڑھ گئی اور کوالٹی اس کی کم ہو گئی. اس وقت میں گورنمنٹ کو یہ بار بار آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، ہم جا کے جگہ جگہ اپیلیں بھی شائع کی. اچھا صاحب، یہ جو کراچی کی صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں، سپر اسٹورز جو ہیں، جو بڑے بڑے سپر اسٹورز ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کوئی 630 روپے 640 روپے فی کلو اس وقت مرغی کا گوشت مل رہا ہے. اور آپ ریٹیلرز کے پاس چلے جائیں وہ 700 روپے تک بیچ رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ 60-70 روپے کا فرق کیوں ہے، اور پھر یہ گوشت یہاں پر اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک ریٹ فکس ہے. اگر 400 روپے مرغی زندہ مرغی کا ریٹ ہے تو یہ 440 روپے ریٹیلر کا ریٹ ہو سکتا ہے. تو گوشت کا ریٹ اس وقت میکسیمم جو ہے نا وہ 460 روپے ہونا چاہیے. اگر کوئی اس سے زیادہ بیچ رہا ہے تو اس میں انڈسٹری کا یا پولٹری والا کوئی تعلق نہیں، یہ ریٹیلر ہے. اچھا، اس سے گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. نہیں تو وہ ریٹیلر ہے تو وہ آپ کی اس ایسوسیشن میں نہیں ہے. گورنمنٹ تو پوچھ سکتی ہے، آپ کی ایسوسیشن اس کو نہیں پابند بناتی کہ جی جو سرکاری ریٹ ہے آپ نے اسی ریٹ پر مرغی کو فروخت کرنا ہے. دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سرکاری ریٹ ہے اس میں بکے، لیکن اب پورے کراچی میں کہاں کس ریٹ میں کوئی بیچ رہا ہے
وہ گورنمنٹ کے نمائندے اس میں چھاپے بھی مارتے ہیں, جرمانے بھی کرتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں رپورٹ ملے تو ہم بھی ان تک پہنچتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کرو. لیکن جی اگر وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی ایسوسیشن کچھ ان کو کوئی پابندی, کوئی جرمانہ, کوئی اس طرح کا ایکشن لیتی ہے؟ اچھا, ہماری ایسوسیشن کے سارے لوگ یہ ریٹیلر جو ہے نا ممبر نہیں ہوتے. ہمارے ممبر ہیں پولٹری فارمر والے, فیڈ والے, کچھ جو ہول سیلر ہیں وہ ہیں. جو ریٹیلر ہیں وہ ہمارے ممبر نہیں ہوتے. ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے, لیکن گورنمنٹ ان کو پوچھتی رہتی ہے, بار بار پوچھتی ہے. یہ آئے دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ جرمانے ہوتے ہیں انڈا مہنگا بیچنے سے, مرغی مہنگی بیچنے سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریٹ بڑھتا ہے, اگر پیچھے سے 2 دن بعد ہم ریٹ کم ہو جاتا ہے, ہماری سپلائی کا ریٹ کم ہو جاتا ہے, تو وہاں بھی ریٹ کم ہونے, لیکن وہ 2-3 دن ریٹ کم کرتے نہیں. اس کے اوپر ہم نے کمشنر صاحب سے بات کی ہے, وہ ایکشن لے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ وہ قابو پا لیں گے. کل بھی صاحب یہ جو حکومت جو ایکشن لیتی ہے کیا وہ اطمینان بخش ہے؟ کیا وہ ہر علاقے تک اس کی ریچ ہوتی ہے, ہر ریٹیلر تک وہ پہنچ پاتی ہے؟ یہ تو ہر علاقے میں آپ دیکھیں کہ قیمت کے فرق سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں, ہر علاقے کا ڈی سی ہے, اس کے آگے اسسٹنٹ کمشنر ہے, وہ چھاپے مارتے رہتے ہیں, ان کی نظر میں ہوتا ہے اور لوگ ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. جہاں ہمیں رپورٹ ملتی ہے ہم بھی اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پابند کریں کہ یہ ریٹ زیادہ نہیں بیچو, لیکن گورنمنٹ بھی کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ. چودھری محمد اشرف صاحب, چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود. بریک لینے پروگرام میں واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وزارت آئی ٹی نے فری لانسرز کی سہولت کے لیے بڑے اقدامات اٹھائے. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہیں گے. اور نگراں وفاقی حکومت نے فری لانسرز کی سہولت کے لیے 10,000 ای روزگار سینٹرز کے قیام کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے اور اس سلسلے میں اب بڑی سہولیات جو فری لانسرز ہیں ان کو دینے کی تیاری کر لی گئی ہے, چونکہ 10 لاکھ کے قریب فری لانسرز ایسے ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ٹیک ڈیسٹینیشن کے عنوان سے اس میگا ایونٹ کے ذریعے فری لانسرز کو یہ انفارم کیا جائے گا کہ کس طرح سے یہ کام کریں گے اور کتنے ایریاز کو پھر یہ کور کر سکیں گے. اب اس سے فری لانسرز کو کتنی سہولیات مل سکیں گی, مستقبل میں کتنا وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے اور کتنے فائدہ مند ان کے لیے مستقبل میں یہ تمام اقدامات ثابت ہو سکیں گے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. شام سرور صاحب فری لانسر ہیں, آئیڈیا گروپ بٹ کوائن کے ایکسپرٹ ہیں سوشل میڈیا کے, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. شام صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. یہ 10,000 ای روزگار مراکز کا قیام, یہ تو ایک بڑی خوشی کی خبر ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے, کب تک ہونے جا رہا ہے, پہلے اس انڈسٹری میں اور اب اس اقدام کے بعد یہ انڈسٹری کتنا گرو کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہم میرے خیال میں ویٹ کرتے ہیں جب آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی بائی دی فیڈرل آئی ٹی منسٹر اینڈ پرائم منسٹر. لیکن اس کی بہت سخت ضرورت ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. جب میرے نزدیک کنٹرولڈ انوائرمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ٹریننگ فار دا سیک آف ٹریننگ اگر ہو تو وہ کوئی دورست نتائج نہیں اس کے حاصل تھے, لیکن اگر ٹریننگ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے جیسے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ پڑھایا جائے, اس کے بعد کچھ ایگزامز ہوں, کچھ فائنل ٹیسٹ ہو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان گریجویٹس کو گرین سگنل دیا جائے کہ جی اب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اب آپ قابل ہیں فری لانس کام کرنے کے لیے. تو یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ اگر ایسا ہو تو میرے نزدیک یہ زیادہ دورست نتائج جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارا ان کیپڈ مارکیٹ ہے آل اکراس دا کنٹری جس کو مین اسٹریم فری لانسنگ گگ اکانومی میں لانے کی ضرورت ہے, پر زیادہ توجہ اس امر پہ دینی چاہیے اور ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹیچ کیا جائے, یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات جی ہم کیا اسکل سکھانے جا رہے ہیں اس کا بھی ہم ویٹ کریں گے کہ ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں 10,000 آل اکراس دا کنٹری ان میں کس طرح کے اسکل سیٹ جو اسٹوڈنٹس کو سکھائے جائیں گے. آیا وہ 27 ہیں یا وہ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ لیول پہ جا رہے ہیں. اگر تو وہ 27 نالج ہے کہ کیسے گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یا کون سا بھی اسکل سیٹ ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ بن سکتا ہے. ہاں فائدہ تو ضرور ہوگا, لیکن امپیکٹ کی اگر آپ بات کریں اور اگر یہ ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ ہیں اسکلز, مثال کے طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی جائے, مثال کے طور پہ موبائل ایپ پروگرامنگ کی بات کی جائے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, گیم ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, بلاک چین کی بات کی جائے, تو میرے خیال میں یہ ماسٹر اسٹروک ہوگا انشاءاللہ. اور اس سے ہم نہ صرف اپنے
लोगों को ट्रेन कर पाएंगे उस इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स के लिए जो कि इंडस्ट्री और दुनिया जो है ना वो वर्ल्ड वाइड जिसकी डिमांड है, जिसकी। लेकिन अहसान साहब, जो सीखने वाले आएंगे ज़ाहिर है उनका भी एक अलग अलग लेवल होगा। अगर उनके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक स्किल्स हैं तब तो उन्हें ये ट्रेंडिंग और जो AI की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर डाला जा सकता है। लेकिन अगर बेसिक्स ही नहीं है उनके पास, वो बिल्कुल रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उनको तो पहले ये बेसिक्स को ही समझाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यही जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इसमें ड्यू डिलीजेंस होगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्या हम किस तरह के जो है वो लोग इस प्रोग्राम में इंडक्ट करेंगे, क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या उनका एज ग्रुप है, क्या उनका नॉलेज। ठीक है, अब एक मरकज में 100 वर्किंग स्टेशन तो बना दिए गए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये 10 लाख जब फ्रीलांसर्स ट्रेन होंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आइंदा माली साल 2024-2025 के लिए अब बजट साजी पर काम शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और निजी शोबों से तजावीज़ भी तलब की जा रही हैं, चूँकि हुकूमत के लिए बहुत ही कम वक्त होगा इस बजट की तैयारी के लिए। और अब ये तजावीज़ कस्टम्स टैरिफ रेट्स में तब्दीलियों से मुतालिक भी ली जा रही हैं। वजारत तिजारत ने भी इस सिलसिले में अपना इनपुट देना शुरू कर दिया और तमाम मुताल्लिका इदारों को इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपनी तैयारी पकड़ लें, चूँकि आने वाले दिनों में जब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी विंडो होगी उस इकोनॉमिक टीम के लिए कि वो फौरी तौर पर बजट साजी को मुकम्मल करे और एक मुनासिब बजट पेश किया जा सके। अब कौन कौन से इदारों से किस किस तरह की तलब किया गया है, उमर हयात खान बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मजीद कुछ डिटेल्स हासिल करते हैं। तो उमर, ये अभी से सिलसिला शुरू हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अभी 5-6 माह का वक्त है, लेकिन जो इकोनॉमिक टीम नई हुकूमत की आएगी उसके पास वक्त बहुत थोड़ा होगा। तो अभी कौन से इदारों और कौन से प्राइवेट सेक्टर से ये तजावीज़ तलब करने का सिलसिला शुरू किया गया है? जी बिल्कुल अरबाब, ये जो तजावीज़ हैं ये वजारत तिजारत ने एक मरासले के जरिए तलब की हैं और ये मरासला जो है वो वफाकी बजट 2024-25 की तजावीज़ के लिए लिखा गया है। और ये इसमें इदारे जो है ख़ासतौर पर हुकूमती इदारे हैं, FPR है, वजारत सनत व पैदावार है, नेशनल टैरिफ कमीशन है, इनसे तजावीज़ तलब की गई हैं। और फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं। और दूसरा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फिर ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से भी तजावीज़ तलब की गई हैं। और इसी तरह कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद समेत जो भी चैम्बर्स हैं उनसे भी तजावीज़ मांगी गई हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एप्टमा समेत दीगर जो बॉडीज हैं, जो खास तौर पर हम देखते हैं ट्रेड बॉडीज हैं, उनसे भी तजावीज़ तलब की गई हैं ताकि जो बजट 2024-25 के जो प्रपोजल्स हैं उनको उनके मुताबिक हतमी शक्ल दी जा सके। और बाद ऐसी तजावीज़ भी होती हैं प्राइवेट सेक्टर की जानिब से या हुकूमती शोबे की जानिब से कि जिनको बजट के में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। खास तौर पर जो टैरिफ के हवाले से है, कस्टम टैरिफ रेट के हवाले से, तो ये भी इसमें भी तजावीज़ मांगी गई हैं कि क्या तब्दीलियां मुमकिन हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर जो तबका कारोबारी तबका है और जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनको ख़ास तौर पर इसमें जो है वो बाद अज़ां किसी किस्म का कोई जो है उनका कोई एतराज़ ना हो, इसीलिए उनसे भी ये तजावीज़ तलब की गई है। जी, और उमर, ये भी बताएगा कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं जो कि हुकूमत साजी में जिनका मेन रोल हो सकता है, क्या उनकी इकोनॉमिक टीम्स को ऑन बोर्ड रखा गया है? क्या उनसे इन तजावीज़ को शेयर किया जाएगा? उनसे कोई मुशावरत इस सिलसिले में की गई है या फिर ये सारा प्रोसेस इलेक्शन के बाद ही, हुकूमत साजी के बाद शुरू होगा? जी नहीं, इसमें बिल्कुल भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि खास तौर पर ये ट्रेड बॉडीज जो होती हैं या फिर जो हुकूमती इदारे होते हैं उनसे ये तजावीज़ तलब की जाती हैं और फिर उन तजावीज़ को जो है वो सामने रखा जाता है, उस पर डिस्कशन होती है और फिर डिस्कशन के बाद उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है बजट में। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो आज वजारत इत्तलात की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था और उस इनिशिएटिव में ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इकनॉमिक एजेंडा क्या होगा। और वजारत इत्तलात ने एक सेमिनार का इनेकाद किया था, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, लेकिन उस सेमिनार में जो है वो सिवाय जमात इस्लामी के और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना इकोनॉमिक मैनिफेस्टो लेकर
नहीं आई। और जमात इस्लामी के जो है वो नसरुल्लाह रंधावा ने इकोनॉमिक मैनिफेस्टो पेश किया, लेकिन यह है कि बाकी जमातों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया। और जो निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने भी ये बात की कि जो रियलिस्टिक जो दावे हैं वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगी हुई हैं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में लगी हुई हैं। सियासी जमातों की तरफ से जिस संजीदगी का मुजाहरा मुतवक्के था, किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया उमर अयद खान अपडेट करने के लिए। हम मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। और एक और बड़ा अहम मामला जो कि पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक है, जिसको अब पार्शली प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनको पब्लिक सेक्टर को देने के लिए अब एक प्लान तरतीब दे दिया गया है और 30 जनवरी की सुबह 11 बजे टेक्निकल प्रपोजल और बोलियां तलब की जाएंगी और ये 16 ट्रेनों के साथ इनिशियली इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। पेपरा कवानीन 2024 के तहत मुसाफिर ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर को देने पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान रेलवे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और क्या आगे चलकर पूरा महकमा रेलवे हम प्राइवेटाइज होता देखेंगे। डॉक्टर हसन ताहिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी पब्लिक रिलेशन है पाकिस्तान रेलवे के, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो स्टेप अभी पेपरा रूल्स जो 2024 के तहत उठाने जा रही है पाकिस्तान रेलवे, तो ये इसका कितना फ़ायदा होगा? इनिशियली सिर्फ जो 16 मुसाफिर ट्रेनें हैं उनको प्राइवेटाइज करने पर गौर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान रेलवेज जी हमेशा कोशा रहा है कि जो पाकिस्तान के हमारे रेलवेज के मुसाफिर हैं, सिटीजन्स हैं, उनको बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुयसर की जाएँ। इसमें प्राइवेटाइजेशन के निस्बत से पाकिस्तान रेलवेज के काफ़ी वेंचर्स ऑलरेडी हो चुके हुए हैं जी। पाकिस्तान रेलवेज प्राइवेट सेक्टर्स के साथ अच्छे सेक्टर तरह सर्विसेज दे भी रहा है और चला भी रहा है। अब ये जो एक आगे फ्यूचर में ये 16 ट्रेन्स का प्लान है, ये डेफिनेटली जी एक तो मार्केट पल्स पाकिस्तान रेलवेज देखना चाहता है कि मार्केट पल्स इस वक्त क्या है। उसके अंदर पूरी कोशिश है कि बेहतरीन फ़ायदा ना सिर्फ डिपार्टमेंट को बल्कि जो हमारे मुसाफिर हैं उनको सहूलियात की उसमें और मद में दिया जाए और रेलवेज़ और प्राइवेट सेक्टर मिल के पूरी तरह से ये मुमकिन करें इस चीज़ को कि आगे बेहतरीन से बेहतरीन काम किया जाए, सूरत दी जाए जी। तो इसमें ये कोशिश है, एक अच्छी कोशिश है जी। इट्स अ पॉजिटिव वेंचर और ये आगे देखा जाएगा अलबत्ता कि इसमें रिस्पॉन्स क्या आता है। सो इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट इट। ये हम कह सकते हैं लेकिन डॉक्टर ये एक अच्छा कदम लिया जी, ये बिलाशुबा ये एक अच्छा कदम साबित होगा, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कैसे किया जाएगा, चेंज क्या आएगा, अगर आप वो चंद चीदा नुकात बता सकें। जी एक तो जो बैकग्राउंड में हमारा है जी वो डिजिटाइजेशन का एक बहुत मेजर और मेगा प्लान चल रहा है। रेलवेज को डिजिटाइजेशन को जब आप माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं, यानी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस क्लाइंट है, जो मुसाफिर है, उसको जब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे सर्विस चाहिए होती है ना जी, तो आपको फिर प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना पड़ता है। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आपको प्राइवेट सेक्टर बीच में इंटरेक्ट करता है और वो अपनी बेस्ट सर्विसेज जो उनकी टेक्नोलॉजी वाइज अवेलेबल होती हैं वो प्रोवाइड करता है। वो कंपटीशन में आता है और कंपटीशन से आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ सामने आती है। तो रेलवेज़ की भी, पाकिस्तान रेलवेज़ की ये तमाम तर कोशिशें हैं कि इन चीज़ों को, सर्विस क्वालिटी, सर्विस के म्यार को और ये जो ट्रेन की सहूलियात हैं, जिस तरह टिकट की फराहमी है, इसको बहुत ही जदीद तरीक़ों पर मुयसर किया जा सके। और डॉक्टर साहब जब ये आउटसोर्स हो जाएंगी ये 16 ट्रेनें, तो महकमा रेलवे पर जो अखराजात का बोझ है वो फिर किस हद तक कम हो जाएगा इनके आउटसोर्स होने के बाद? जी डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें जो अखराजात हैं उसकी मद में ये बड़ी एक कॉमन चीज़, बड़ी एक एविडेंट चीज़ है कि हमारे जो मेजर अखराजात हैं जी वो हमारे फ्यूल की मद में हैं और 35 अरब 36 अरब के करीब वो एवरेज सालाना के अखराजात हैं। फिर पेंशन और पे दूसरे वफाकी जो महकमे हैं उनकी निस्बत रेलवे को खुद उठाने पड़ते हैं अखराजात। इससे बहुत कम किसी हद तक मिलता था, किसी ज़माने में हमें मदद मिलती थी जो अब नहीं मिल रही। तो ये काफ़ी हद तक मदद देगा पाकिस्तान रेलवेज़ को भी कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को भी कायम रख सकेगा और इन चीज़ों से उसकी कमी काफ़ी हद तक आ जाएगी जी इन अखराजात में, स्टेप बाय स्टेप। और डॉक्टर साहब ये जो इसका एक दौरानिया होगा वो कोई एक मुकर्ररा मुद्दत का दौरानिया होगा या फिर ये कोई अनलिमिटेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फिर आप इसको रन करेंगे?
جی میں بالکل جی میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ریلویز جی بخود ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ٹرسٹ بھی ہوتا ہے انویسٹر کو, اور وہ اپنا ٹرسٹ شو بھی کرتا ہے. اور بہت سارے بزنس کنسرنز ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے ٹرسٹ کی بنا پہ یہ جس کو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور دے ہیو گاٹ دا ڈیویڈنڈس. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ لمبا ہوتا ہے جی ساتھ, یہ چھوٹا نہیں ہوتا, شارٹ ٹرم نہیں ہوتا. تو یہ اٹس آلویز اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اور یہ انشاءاللہ جی اگر یہ رسپانس اچھا آ جائے گا جو ہم توقع کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی ایک ریلوے کے لیے ایک سولوشن یہ بنے گی انڈیپینڈنس کی طرف جی, فائنینشیل پبلک میں انڈیپینڈنس. ایک یہ تاثر بھی ہے پاکستان ریلوے کو لے کر, کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نیگیٹو سوچ ہے کہ سہولیات کا فقدان اور پھر گندگی, صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں ہوتے, مینٹیننس نہیں ہوتی. تو یہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے, یہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے, وہ چاہے ایک مخصوص حلقے کے ذہنوں میں, تو اس تاثر کو بھی ختم کرنے میں اس اقدام سے مدد مل سکے گی آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل, کیونکہ ہم جس طرح سے رولنگ آؤٹ اپنے سٹاک کا دیکھ رہے ہیں, ہماری جس طرح سے نئی کوچز, نئی سروسز ہماری آ رہی ہیں, ان کو مینٹین کرنا فیوچر میں, ان کو بہتری اس میں لانا, یہ ضرور جی پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت ایک اچھا رول پلے کرے گا. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں سروس جو ریلویز کی ہے وہ اب اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ کے ایک ٹائم پہ تقریباً 850 کے قریب پیسنجرز ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کی تو انتہا نہیں ہوتی. آپ جب نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں تو یو کین گیٹ مینی پوائنٹس, لیکن ہمیں اوور آل دیکھنا ہوتا ہے کہ جی سروس پروویژن ہم نے تو اپنے تہیا کیا ہوا کہ بہتر سے بہتر کرنی ہے فار پیسنجرز جی, اور انشاءاللہ وہ ہوگی جی. اور جو مینٹیننس کا پھر ذمہ ہے, وہ جو ذمہ داری ہے, وہ پھر پورا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا جائے گا, یعنی وہی اس کی مینٹیننس کے اور فیسلٹیز کے ذمہ دار ہوں گے. جی اس کو ابھی اس کے اوپر بات کرنا تو اتنی نہیں ہوگی جی, کوئی اس کے اوتھینٹیکیشن نہیں ہوگی. تو یہ ریلویز دیکھا, کیونکہ آپ دیکھیے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. اس میں ہوتا یہ کہ ریلوے کو ٹھیک کرنے یا اس کو مینٹین کرنے کا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ ابھی ریلویز کے پاس ہی ہے. ریلوے کے جو ملازمین ہیں اس مد میں, وہی ٹرین کو اچھی طرح سے مینٹین بھی کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. تو ابھی تک یہ انڈیجنس ہے جی یہ چیز. تو باہر کوئی مارکیٹ میں ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو ٹرین کی جو میجر مینٹیننس ہے اس کو وہ ڈیل کر سکے. تو یہ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ ایک پارٹنرشپ کیسی بنتی ہے. اٹ شوڈ لیڈ ٹو سکسیس جی. بہت بہت پارٹنرشپ جیسے بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن طاہر بخاری صاحب ڈی جی پبلک میں ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں محکمہ ریلوے کا معیار بہتر ہوگا, یہ 16 ٹرینیں جب پرائیویٹائز ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے گا. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.